एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की एक ऐतिहासिक प्रस्तुति जैन रत्न। जैन रत्न के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी, कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री संतोष जी, श्रीमती ललिता जी, श्री अरिहंत जी, श्रीमती सोनी जी, गुंजन, मायशा, समायरा सेठी जैन, सिद्धायतन, कोलकाता। श्री दिनेश जी, श्री अखिलेश जी, श्री सर्वेश जी, श्री अमन जी, श्री वैभव जी जैन, ओम कैपिटल, कोलकाता। श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती रजनी जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती निधि जी जैन, पहाड़िया, SSJ फाइनेंस, मुंबई। श्री नेमी चंद जी, श्रीमती बिमला देवी, श्री दिलीप जी, श्रीमती बबीता देवी, श्री कौशिक जी, श्रीमती श्रेया गंगवाल, गंगवाल ग्रुप, कोलकाता। श्री महावीर प्रसाद जी, श्री संजय जी, श्रीमती राखी जी, सौरभ काला, इस्पात इंडिया, कोलकाता। जय जिनेंद्र। एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में मैं चांदनी सरावगी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पहुँच गए हमारे जैन रत्न के चौथे एपिसोड पर और मैं एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि हमारे कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। पूरे देश भर में लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, हमें काफ़ी फ़ोन्स और कॉल्स आ रहे हैं, तो पूरे वह जिंदगी की ओर से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह जिंदगी के एपिसोड में मैं आपको मिलवाती हूँ देश भर के 4 ऐसे जैन रत्नों से जिन्होंने ऐसे कार्य किए जिससे ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी वह ज़िंदगी बनी पर उसके साथ साथ पूरे देश भर के लोगों की ज़िंदगी बन गई वह ज़िंदगी। और आज के इस एपिसोड में जिन 4 रत्नों से हम मुलाकात करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। फरीदाबाद हरियाणा की पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा जो पहले तो डॉक्टर बने, फिर बाद में दोनों ही IPS बनकर डिप्टी पुलिस कमिश्नर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। मेरठ के IAS ऑफिसर निशांत जैन जिन्होंने हिंदी से 13वीं रैंक में IAS की परीक्षा को पास कर एक इतिहास रच डाला। मुंबई की श्रीमती विधि जैन जो रेडियो जॉकी के साथ साथ एक इंजीनियर, अभिनेत्री और कुशल मंच संचालक भी है। मुंबई के ही प्रोफेसर कमल कांत जैन जिन्होंने शिक्षा विज्ञान में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो चलिए चलते हैं और इन जैन रत्नों से मिलते हैं। जैन रत्न की शूटिंग के लिए, जैन रत्नों को ढूंढने के लिए वह जिंदगी की टीम देश के कई कोने में गई। आज मैं खुश हूँ, गर्वित हूँ, चकित हूँ कि आज मैं आपका परिचय पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी से कराने जा रहा हूँ जिसे मैं तो कहूँगा वो विलक्षण है। इन दोनों ने MBBS किया है। MBBS करने के बाद इन लोगों ने IPS की एग्ज़ाम को कंप्लीट किया और आज DCP के रूप में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित जैन और उनकी पत्नी डॉक्टर अंशु जैन।
अर्पित जी, वहाँ ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप दोनों डॉक्टर बने, फिर अचानक ये आईपीएस की ड्यूटी में कैसे आ गए? अर्पित जी, पहले आप मुझे इस बात को बताएं। मुझे लगता है कि भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, पुलिस सेवाएं हैं, ये एक बहुत अच्छा मंच है समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए, जो हालांकि मैं डॉक्टरी में भी कर रहा था, पर यहाँ मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे ये काम कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही हार्ट टचिंग इंसिडेंस है। जब मैं डॉक्टरी में इंटर्नशिप कर रही थी तो एक बारी मुझे एक 80% से ज़्यादा बर्न्स के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी। उस दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि उसको डाउरी रिलेटेड, जैसे ससुराल वालों ने परेशान किया हुआ था, उस तरह का केस वो लग रहा था। तो एक तरफ तो मैं उसके घाव जो थे मरहम से भर रही थी, दूसरी तरफ मुझे लगा कि कितना अच्छा होता कि अगर हमारा समाज इस तरह का हो कि कोई इससे विक्टिमाइज ही ना हो। तो वहीं से ये थॉट शुरू हुआ कि डॉक्टर तो हूँ और हमेशा रहूँगी, तो क्यों ना एक ऐसी सर्विस को ज्वाइन किया जाए। और भगवान की इच्छा थी और मैं यहाँ पे आज एज पुलिस अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो इसके अलावा आप और किस क्षेत्रों में आपकी रुचि? कॉर्निया की जो वेटिंग है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और एक घटना जिसने मुझे बदला, ये कॉर्नियल वेटिंग को देख के मैंने सोचा कि एक चीज़ जो हर वर्ग का इंसान किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से वो कर सकता है, वो ये है कि आप अपने ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम दोनों ने ही अपनी आइज़ प्लेज की हुई हैं, और हमारी जो दोनों की रुचि है वो ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन दोनों चीज़ों में है। इन एडिशन इन्वायरमेंट को लेके, चाहे वो पौधारोपण है, ये भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अर्पित जी, आपकी भविष्य की कोई योजनाएं हैं? कैसे अध्यात्म को सामान्य व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, उसके लिए हम लोग अभी कुछ मित्र मिलकर काम भी कर रहे हैं। कैसे जो जैन दर्शन है या भारतीय दर्शन है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ताकि युवा वर्ग से लेकर बच्चा हर कोई उसको समझ सके। अंशु जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आज आप सफलता की एक मुकाम पर पहुँच चुकी हैं और कहते हैं कि स्काई हैज़ नो लिमिट, आप बहुत आगे जाएंगी। आप डॉक्टर भी हैं, डीसीपी भी हैं, आप साथ ही साथ एक गृहिणी भी हैं। धर्म के प्रति आपकी रुचि कितनी है? अहम चीज़ जो मैंने धर्म से सीखी है कि रहीसियत या जो अमीर होना, वो इस चीज़ से नहीं होता कि आपके पास क्या है, वो इस चीज़ से डिटर्मिन होता है कि आप कितना शेयर कर सकते हैं, कितनी खुशी आप बांट सकते हैं। और वो चीज़ मुझे लगता है कि जो जैन धर्म है उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस, चाहे वो जीव दया है, चाहे हमारा पर्युषण पर्व में हम क्षमा याचना की बात करें, वो है। तो जो जॉय ऑफ गिविंग, द जॉय ऑफ शेयरिंग, वो सिर्फ धर्म सिखाता है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो आप शायद मनुष्य ही नहीं हैं। अर्पित जी, आज लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे परिचित हो रहे हैं, आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे? मैं सबसे पहली प्रेरणा तो यही दूंगा कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जहाँ से आप शुरू हुए थे वहाँ से जरूर। मैं खुद छोटे से गांव से आता हूँ और आज भी मेरा वहाँ सबसे जुड़ाव है। दूसरा, हमेशा अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर लगे रहिए। स्पेशली जैन समाज के मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा ये बात, और मैं हर जगह बोलता हूँ कि अगर धर्म हट गया तो धर्म जैसे सूरज ने 9 ग्रह को बांध के रखा है, ऐसे धर्म हमारे जीवन को बांध के रखा है। तो हमेशा अपने धर्म से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए धर्म को। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि सामायिक बोला जाता है, हमारे यहाँ स्वाध्याय बोला जाता है, तो हमेशा पढ़ने की एक परंपरा जारी रखिए और धर्म को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए कि उसका क्या रिलेवेंस है। अंशु जी, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं और आपने जो मुकाम पाया, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं एक चीज़ पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि समाज के 2 हिस्से हैं, एक तो मैन हो गया और दूसरा वुमेन नहीं होता, वो होता है सुपरमैन। और जितनी भी लड़कियां हैं वो सुपरमैन हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ। इसलिए जो सेल्फ डाउट है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी बिल्कुल 0% गुंजाइश है, तो आप रखिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं सृष्टि की जो आगे बढ़ने का या संरचना का, इवन घर जो कहते हैं कि औरत से चलता है, जब आपके ऊपर इतना महत्वपूर्ण कार्यभार है तो आप लोग उसमें बिल्कुल क्लियर हार्ट से कीजिए। अपने आप को डाउनग्रेड मत कीजिए कंपेयर करके। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्राइड लीजिए।
कि औरत 50% हिस्सा नहीं है समाज का, 50 तो वो नंबर्स में है और जो बाकी का 50 है उसके निर्माता है, इसलिए इनका सम्मान ज़रूर कीजिए। आप दोनों जैन रत्न के कार्यक्रम के वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम से जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराव की वाह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे युवा IAS पदाधिकारी के साथ करा रहा हूं जिन्होंने हिंदी मीडियम के द्वारा ये परीक्षा को पास की और वो भी 13वीं रैंक में, और वर्तमान में अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो कमिश्नर हैं जिनका नाम है निशांत जैन। निशांत जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का मानना है कि हम हिंदी से पढ़कर पिछड़ नहीं जाएं, और आपने इतना बड़ा काम किया, इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, ऐसा कोई ये तो निश्चित रूप से मैंने भी बचपन में हमेशा सुना कि भाई हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं हल्की सी एक हीन भावना रहती है लोगों में, पर मेरी चूँकि पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम में हुई और मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि हिंदी मेरी कोई मजबूरी है। मैंने तो उसको एक मजबूती ही बनाया और हिंदी मीडियम से ही मैंने ग्रेजुएशन और पूरी पढ़ाई की MPhil मैंने DU से किया। उसके बाद मैं IAS के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उसमें दूसरे अटैम्प्ट में मुझे 13वीं रैंक मिली, और ओबियसली हिंदी से जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था उनमें मेरी पहली रैंक थी। तो आपने किन किन विभिन्न पदों पे अपनी सेवाएं दी? ललित जी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैंने MPhil करने के बाद मेरी एक नौकरी लगी पार्लियामेंट में, लोकसभा सचिवालय में। मैं एडिटोरियल एंड ट्रांसलेशन सर्विस में मैंने काम किया और वहाँ रहते हुए मैंने ये IAS का एग्ज़ाम दिया जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और IAS में जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है मसूरी में। तो मसूरी में ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपना प्रोबेशन, जो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, वो मैंने अलवर में किया। अलवर के बाद मेरी पहली पोस्टिंग होती है एज ए SDM, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट। तो वो मेरी पोस्टिंग हुई उदयपुर ज़िले के एक 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एक ब्लॉक है कोटड़ा, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ मैं SDM रहा। वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा सीखने को मिला किस तरह से वहाँ पे ट्राइबल लोगों में योजनाओं का लाभ पहुँचता है। उसके बाद मैं माउंट आबू में भी SDM रहा, और माउंट आबू में SDM रहने के बाद मैं अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए कमिश्नर आया। मुझे जहाँ तक जानकारी है निशांत जी आपके बारे में कि जैन दर्शन को आपने काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी आपकी रुचि है। प्रशासनिक सेवा में जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें क्या जैन दर्शन से आपको कोई मदद मिली है? जैन दर्शन में एक बहुत शानदार सिद्धांत है अनेकांतवाद, यानी कि दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना और अपनी ही बात को केवल ठीक ना मानना, दूसरे की बात भी ठीक हो सकती है। तो प्रशासन में अगर आप अनेकांतवाद को अप्लाई करें तो आप पाएंगे कि प्रशासन और इवन अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी एक वाह ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि जब आप दूसरों के विचारों को भी समझेंगे और उनके विचारों को, अच्छी चीज़ को हर जगह से सीखने को तैयार रहेंगे, तो आप अच्छे इंसान भी बन पाएंगे और अच्छे अधिकारी भी बन पाएंगे। निशांत जी, मैंने इंटरनेट को खंगाला तो आप छाए हुए हैं। आपके YouTube पे बहुत सारे लिंक्स हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, आपने काफ़ी कुछ लिखा है, तो इतना वक्त आपको कैसे मिल जाता है? सिलेक्शन से पहले भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और सिलेक्शन के बाद भी मेरा ये था कि भाई यूँ तो समय नहीं मिलता, पर सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। कोई ज़्यादा खेलता है, कोई TV देखता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो मैं समय निकाल कर ब्लॉग लिखना, या जैसे मैंने एक किताब लिखी UPSC की तैयारी के बारे में, हिंदी में मैंने ओरिजिनली उसको लिखा, मुझे बनना है UPSC टॉपर के नाम से, और वो इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इस तरह से राजभाषा पे मेरा MPhil था, तो मैंने राजभाषा पे मेरी किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से आई। बच्चों की कविताओं का संकलन आया, मोटिवेशनल बुक मेरी आई। तो इस तरह से कुल मिला के मेरा ये था कि राइटिंग मेरा हमेशा से शौक़ रहा है, तो उसको मैंने शौक़ को भी जिया और कोशिश की कि यूथ को कुछ मैं अपने अनुभवों से या अपनी जो मेरा स्किल है उससे उनको कोई मदद कर सकूं। निशांत जी, आप मेरठ शहर के
सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ और आपने अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बलबूते पर आपने एक मुकाम हासिल किया। IAS बन के आप आज राजस्थान में पोस्टेड हैं। आपको लाखों लोग देख रहे हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी आज आपको देख रही है। आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे कि वो भी निशांत जैन बनकर अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बना सके? मैं तो युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि एक तो अपनी जीवन में जो आपकी जो भी कमी है, अगर कोई अभाव है या कोई मजबूरी है, तो उसको मजबूरी ना समझें, उसको अपनी मजबूती बना के आगे बढ़ें। नेवर 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 गिव अप। कभी भी आप ये ना सोचें कि ये संभव नहीं है। आप जब मैं ये कर सकता हूँ बिना किसी, मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई नहीं था, फिर भी मैं अगर अपनी पढ़ाई और अपनी शिक्षा के बल पे आगे बढ़ाऊँ, और जैन समाज तो वैसे ही इतना शिक्षित समाज है, हम लोग बाकी व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करें। मैं युवाओं को हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि दूसरे की लकीर मिटाने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करके जीवन में आगे बढ़ें, पुरुषार्थ करें और पहले लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करें और फिर पारमार्थिक जीवन में खुद भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। दूसरों की लाइन छोटी नहीं कर अपनी लाइन को बड़ी करो। आपने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी आपसे प्रेरित होगी। आप वहाँ ज़िंदगी का हिस्सा बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे धन्यवाद दिया, इसका धन्यवाद, पर मैं आपको भी इस कंसेप्ट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसा कंसेप्ट लेकर के आए हैं जिसमें जो देश की जैन हेरिटेज है, जैन मंदिर हैं या प्राचीन गुफाएं हैं या जो स्कल्पचर है, लिटरेचर है, उसको भी आप लोग, आपने जैसा बताया कि उसको भी आप मूवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में जो प्रतिभाएं हैं, यूँ तो हमारा खुद पहले से एक शिक्षित समाज है और वो शिक्षित समाज बाकी पूरे देश के लिए एक आदर्श है, तो उसकी जो अच्छा काम करने वाली प्रतिभाएं जो एक समाज में पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रही हैं, उसको भी आप सामने ला रहे हैं। तो मैं इस कंसेप्ट की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। वहाँ ज़िंदगी का ये जो कंसेप्ट है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने मुलाकात की 2 जैन रत्नों से और अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आपके सामने लेकर आऊंगी हमारे अगले 2 जैन रत्नों को लेकर। Evergreen Hoshiari. It is not only brand of all types of designer fabrics. It is trusted and reliable knitted cloth manufacturer and trader in all over India. एवरग्रीन होशियारी। महान तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी के सिद्धायतन में निर्मित हो रहा है भव्य आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। मात्र 1,51,000 की सहयोग राशि प्रदान कर आप भी जुड़ सकते हैं इस पवित्र योजना से। संपर्क करें। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टीवी शो जिसका पहला एपिसोड 28 अगस्त 2011 को प्रसारित हुआ और विगत 8 सालों से सफलतापूर्वक चलता हुआ इसने अपने 300 एपिसोड्स पूरे कर लिए। वह जिंदगी उन लोगों की आत्मकथा दिखाता है जिन्होंने मेहनत कर सफलता प्राप्त कर न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। साथ ही साथ वह जिंदगी का एक अद्भुत कार्यक्रम एक दिन गुरुदेव के साथ काफी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध हुआ, जिसमें दिखाया जाता है जैन साधुओं की कहानी उन्हीं की जुबानी।
इसके अलावा वह जिंदगी आपको घर बैठे देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन भी कराता है। वह जिंदगी उन संस्थानों पर भी फिल्म बनाकर दिखाता है जो अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों की जिंदगी को बनाता है वह जिंदगी। अगर आप अपने परिजन किसी संस्था पर, किसी धार्मिक अनुष्ठान पर या फिर किसी मंदिर पर फिल्म बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी, कोलकाता 9331722031। सविता जैन 9038348983। एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की अद्भुत ऐतिहासिक प्रस्तुति जैन रत्न के चौथे एपिसोड में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वक्त हो चला है मिलने का हमारे अगले 2 जैन रत्नों से, तो चलिए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी वह जिंदगी की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। आप अभी तक कितनी जैन प्रतिभाओं से परिचित हो चुके हैं, कितनी जैन प्रतिभाओं के बारे में आपको पता चला कि हमारे जैन समाज में एक से एक प्रतिभाएं हैं। वह जिंदगी का यही प्रयास रहा कि इन प्रतिभाओं से हम आपका परिचय कराएं। तो दोस्तों, आज मैं मुंबई में हूं और मुंबई में एक ऐसी शख्सियत से मैं परिचय करा रहा हूं जिन्होंने शिक्षा, विज्ञान के साथ साथ समाज को भी अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कमलकांत जैन। डॉक्टर साहब, आप दोनों का वह जिंदगी में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कितने साल हो गए आपको प्रोफेसर की जो डिग्री मिली, जो शिक्षा आपने ये हासिल की? मुझे 1976 में एमएससी जूलॉजी में किया था, फिर 1980 मैंने पीएचडी किया था और जब से निरंतर मैं 40 साल से एजुकेशन एंड रिसर्च में काम कर रहा हूँ। मेरा मेन काम है कि आहार बनाना, मछलियों को खाना खिलाना और उसकी देखरेख करना और इंटीग्रेटेड रूप में जाके देश के उत्पादन में खाद्य समस्या के सॉल्यूशन को दूर करने के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है और आज भी हम प्रयत्नशील हैं कि हम किसानों के साथ काम करते हैं। ये एक बड़े गर्व की बात है मेरे लिए, एक जैन होकर मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके देश की खाद्य समस्या के लिए निरंतर 40 साल से प्रशिक्षण दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आगे भी इस कार्य को मैं बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि आप साइंस से भी जुड़े हुए रहे, तो क्या विज्ञान या वैज्ञानिक किस तरीके से आप इससे जुड़े हुए रहे? मैं विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ कि मेरी शुरू से इच्छा थी कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं वो डॉक्टर बने और मैं स्वयं भी डॉक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने आगरा में कोचिंग क्लास में मेडिकल की तैयारी कराने के लिए 7 साल तक बच्चों को पढ़ाया और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज भी 25-30 डॉक्टर आगरा में हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पूरे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने विज्ञान को जो है ऐसी जीव विज्ञान के रूप में दूँ कि जिसमें हमारे बच्चे डॉक्टर बने और समाज का नाम रोशन करें, क्योंकि डॉक्टर की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, भविष्य की आपकी क्या योजना है? भविष्य की मेरी सबसे बड़ी योजना ये है कि आज मैं अपने जैन समाज में जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देना चाहता हूँ और उनका जो मानव स्तर ऊपर लाने के लिए एक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नीलिमा जी, आप क्या करती हैं? मैंने LIC में थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी, अभी रिटायर हो गई हूँ। तो अभी मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो अपने जैन धर्म में जितने भी जो गरीब बच्चे ना, उनकी एक पहले लिस्ट बनाई जाए और उनके हम लोग उनका उत्थान कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपके हेल्प के बाद जिंदगी की हेल्प के साथ ये मैं कार्य करना चाहूँगी आगे। कैसा कार्य और मतलब किस तरीके? उनकी एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि जो गरीब बच्चे हैं अपने जैन समाज के, उनका कैसे उत्थान होगा आगे, आर्थिक भी, पढ़ाई भी, सब तरह से।
मीन्स उसका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, पढ़ाई में अगर बहुत होशियार बच्चे तो उनको आगे कैसे लाया जाए। आप कोई एनजीओ के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा आप ये करना चाहते हैं? हाँ, ये मैं चाहती हूँ, ये मेरा भी एम है, क्योंकि अभी मैं अभी रिटायर हुई हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये ऐसा काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। नीलिमा जी, बहुत अच्छी आपकी सोच है। डॉक्टर साहब भी इसी काम में लगे हुए हैं और आपकी सोच भी इतनी अच्छी है। डॉक्टर साहब आपका, नीलिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सरावगी वाह जिंदगी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ऐसी नारी से मैं आपका परिचय करा रहा हूं जो जैन है और जिसमें अनेक रूप हैं। वो इंजीनियर भी है, वो रेडियो जॉकी भी है, वो एक लेखिका भी है, वो एक गायिका भी है और उसका नाम है विधि जैन। विधि जी, आपका वाह जिंदगी के इस लोकप्रिय विशेष ऐतिहासिक श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। विधि जी, मैंने आपके बारे में इतना जो कहा, इतना आप कैसे कर लेती हैं? मैं कितना करती हूँ मुझे नहीं पता, पर जो भी है वो भगवान की कृपा है या गुरु की कृपा है मैं नहीं जानती। और कुछ बातें आपके परिवार के संस्कारों से होती हैं और कुछ विद्यालय के संस्कारों से। तो ये कह सकते हैं कि मुझे जो मिला उनसे मिला, और गुरु की कृपा तो मेरे सर पे हमेशा रही है, आज भी है और बरसती रहेगी हमेशा, बस यही प्रार्थना करती हूँ। तो आप में इतने गुण हैं, इतनी आप में कलाएं हैं, आपको मज़ा, आनंद किस काम को करने में आता है? देखिए, आनंद की अगर बात करते हैं तो आनंद तो तब आता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए। और मैं, आपने बताया कि मैं आरजे हूँ, उद्घोषक हूँ FM गोल्ड पर, तो हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमें बात करनी होती है। जब बात करती हूँ हमसफ़र कार्यक्रम में, जब बात करती हूँ यादों के झरोखों में, बात करती हूँ जब अपने भारत की, बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उस वक्त मुझे पूरा विश्व सुन रहा होता है और उन बातों को मैं लोगों की दिल तक, स्वर्णिम भारत को लोगों के जीवन तक पहुंचा देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त जब मैं देशभक्ति का है रीत जहाँ की प्रीत सदा गीत बजाती हूँ। तो आपने अनेक इंटरव्यू लिए, कोई खास इंटरव्यू जिसका इंटरव्यू करके आपको आनंद आया हो, आपको प्रेरणा मिली हो? इंटरव्यू बहुत सारे लिए। एक है जिनका इंटरव्यू मैंने नहीं लिया, पर मेरी आंखें उनसे प्रश्न पूछती हैं और वो उत्तर देते हैं। वो है आचार्य श्री विद्यासागर जी। अभी कुछ समय पहले मेरे पति देव के कारण मुझे उनके समक्ष बैठने मिला। मेरा दिल उनसे प्रश्न कर रहा था और उनकी ज़ुबान, उनकी आवाज़ मुझे उत्तर दे रही थी। उनमें एक बात है कि वो सब कुछ जानते हैं। विधि जी, आप अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर भी बनी और आप एक रेडियो FM पे भी आती है, इंटरव्यू लेती है, जो कि आप हैं। आप इंजीनियर बनकर फिर उसी फील्ड में क्यों नहीं रही? मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए काम करती हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लेती हूँ जिन पे मैं काम करती हूँ। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि एक माँ को, एक अच्छे परिवार की बहू को, और ये बात मेरे गुरुजी का भी कहना है कि हमारे परिवार की बेटियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो गुरु का आदेश था, पिता का आदेश था, तो कभी किसी की नौकरी तो नहीं की, पर काम ज़रूर किया है, जिसे आज की भाषा में फ्रीलांसिंग कहते हैं। उसके तहत मैं इंजीनियरिंग का काम करती हूँ। पर उसके साथ ये शौक़ मुझे नहीं पता कहाँ से आया। कहते हैं जो रास्ता आपका होता है ना, वो, मैं आपको बताऊं तो मैंने अपना आकाशवाणी का फॉर्म भी, जो आवेदन पत्र था, वो भी मैंने खुद ने नहीं भरा था, किसी ने मेरे लिए भर दिया था और मेरा हो गया। 450 लोगों में सिर्फ 7 जनों को चुना गया और उनमें से एक मैं थी। विधि जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कई तरह के काम करती हैं, कई तरह के कार्यों में हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य आपने बताया कि मैं एक माँ भी हूँ। तो एक माँ होकर आप एक आधुनिक नारी हैं, इतने कामों से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए? मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं। बेटा जब 8 साल का नहीं हुआ था, अभी वो 8 साल का है, 8 साल का नहीं हुआ था, तब भी वह जिन मंदिर में जाता था, धोती दुपट्टा अपने आप से वो पहनता है अभी, तब भी वो पहनता था और पिता के हाथ में हाथ लगाकर अभिषेक करता था।
बेटी है जो वो प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, 9 साल की है और गुरु के कुलों का ज्ञान लेती है। और तो क्या बच्चे रात्रि भोजन या आलू प्याज उनके बारे में आप कुछ बताएं? रात्रि भोजन तो नहीं त्याग है उनका, पर आलू प्याज लहसुन और फास्ट फूड इनका उनका आजीवन त्याग है। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में माथा टेक कर श्रीफल रख के इनका आजीवन त्याग किया हुआ है। कितनी बड़ी अच्छी बात है। एक माँ बाप अगर संस्कारिक होते हैं तो माँ बाप के संस्कार, परिवार के संस्कार बच्चों में आते हैं। विधि जी जितने संस्कारपूर्ण हैं वैसे ही संस्कार इनके बच्चों में आए। ये मामूली बात नहीं है कि 8 साल का बच्चा रोज़ाना कलश करता है, अभिषेक करता है, आलू प्याज नहीं खाता है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो आज भी हम जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते। विधि जी, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाओं के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि भूमि जीव दया एक ट्रस्ट है जो मेरे पति और चलाते हैं, प्रवीण कुमार जैन उनका नाम है। और उसमें जो जानवर होते हैं, जो रास्ते के अबोध जानवर होते हैं, उनकी सेवा की जाती है मुफ्त में। इसके साथ ही हम लोग भारतीय भाषाओं के लिए, आचार्य की जो प्रेरणा है भारतीय भाषाओं को बचाना है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और लगभग 350 वेबसाइट्स जो हैं सरकार की, उनको हमने हिंदी में अनुवादित कुछ करके दिया है, कुछ करवा लिया है और अभी भी हमारा ये प्रयास अनवरत जारी है। तीसरा काम है कि भारत को भारतवर्ष बनाना है, इंडिया नहीं, भारत का अलग जगाना है। ये काम है जैसे प्रतिभा स्थली और बाकी सब तो गुरुकुल के कुल वाले लोग संभाल रहे हैं, ये बाहर की चीज़ें हम संभालने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक आकांक्षा है कि हमारा जो भारत है वो स्वर्णिम था। लोगों के घरों में जैसे हमारे घरों में गेहूं रखे होते हैं, वैसे लोगों के घरों में सोने चांदी के ढेर लगे होते थे। काश वो स्वर्णिम युग फिर से आ जाए, काश भारत जगतगुरु फिर से बन जाए, काश भारत सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, काश भारत बन जाए। विधि जी, आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग देख रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी ज़िंदगी को वाह ज़िंदगी बनाएं? मैं वाह ज़िंदगी और ललित जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि आप अलग जगा रहे हैं भारत का, अलग जगा रहे हैं धर्म का, और यह जो काम है वो अनुकरणीय है। गुरुओं की सेवा, धर्म की उपासना और उन जगहों तक पहुँचना जहाँ कोई नहीं जाता, जिन जगहों पर मूर्तियाँ पड़ी हैं जिनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, उन मुद्दों को आप उठाते हैं। प्रणाम है आपकी इस बात के लिए और इस मेहनत के लिए, क्योंकि अनवरत लगातार हम समझते हैं उन जगहों पे जाके रुकना, कहीं खाना नहीं होता, कहीं पानी नहीं होता, पर आप सेवा देते हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक बात बस कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, इंडिया से दूर रखिए, भारत तक पहुँचा दीजिए। विश्वास कीजिए, भारतवर्ष जल्दी से वापस आ जाएगा। विधि जी, आप इस ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा बनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय जिनेंद्र। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह ज़िंदगी की यह कोशिश जिसमें हम आपके सामने पूरे देश भर के ऐसे जैन रत्नों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य से ना सिर्फ अपनी पर अपने समाज के साथ साथ अपने देश के लिए काफ़ी बड़े रूप में योगदान दिया। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमें अपना किसी भी प्रकार से सुझाव देना चाहते हैं, या फिर आपके नज़र में, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसे कोई जैन रत्न हैं जो कि एक बड़े ही रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी वह ज़िंदगी की पूरी टीम को लेकर उनके पास जाने में, उनसे मिलने में और उनकी फ़िल्म बनाकर हमारे दर्शकों के सामने लाने में। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि वह ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, आपके सामने ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा को लेकर आए जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सके, कुछ सीख सके। और जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने लिए तो सब कार्य करते हैं, अपने परिवार के लिए सभी कार्य करते हैं, पर अपने परिवार से हटकर कम से कम किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि वह कह उठे, वह ज़िंदगी